9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार 3.0 का एक बड़ा फैसला आया। फैसला आने के बाद तो ज्यादा हलचल नहीं हुई, मगर जैसे जैसे उस ऑर्डर पर सबकी नजर पड़ी तो ऑपोजिशन भी तिल मिलाया और कई और बयान भी आए। ये फैसला था, ये ऑर्डर था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक्टिविटीज में अब सरकारी कर्मचारी भी खुलकर हिस्सा ले पाएंगे। इसके बाद सबसे पहले कांग्रेस, जो कि ऑपोजिशन की मुख्य पार्टी है, उनका बयान आया कि अब निक्कर पहनकर लोग जो है दफ्तरों में नजर आएंगे, सरकारी दफ्तरों में। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। वहीं बीजेपी और आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 58 साल बाद आए इस फैसले के लिए आखिर मोदी सरकार को भी 10 साल लग गए। ऐसा क्यों? इन सब पर चर्चा करने के लिए और इस सारी बात पर बातचीत करने के लिए खास तौर से हमारे साथ आज जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं श्री परषोत्तम दधीची जी, जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, विचारधारा से हैं आरएसएस की, और सनातन धर्म सभा के जम्मू कश्मीर के प्रधान भी हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे साथ पवन शर्मा हैं, एडिटर इन चीफ हैं द न्यूज रूम 24 आवाज के। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आज की चर्चा खास तौर पे आरएसएस पे और आरएसएस पे आए हुए बड़े ऑर्डर पे। परषोत्तम जी, सबसे पहले आप ही से सवाल कि आखिर 58 साल बाद एक फैसला आता है। 30 नवंबर 1966 को बैन लगा था और बैन हटता है 9 जुलाई 2024 को। मोदी सरकार को बने हुए भी अब तो 10 साल हो गए। 10 साल बाद फैसला क्यों आया और इस फैसले को सबसे पहले आरएसएस विचारधारक के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि फैसला 10 वर्ष लगे मोदी सरकार के आने के बाद क्यों आया। फैसला तो कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई जिसके बारे में हम बड़ा कोई चिंतन का विषय है। एक साधारण सी बात है, बिना किसी औचित्य के, और ये सरकार द्वारा निर्णय हो गया था जब 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई। उसके बाद 12 जुलाई 1948 को बैन हट गया था। तो प्रतिबंध हटने के बाद पूछा गया कि प्रतिबंध क्यों हटाया, तो सरकार ने उस समय स्पष्ट किया था कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि इसको कंटिन्यू करें। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लगाया जा सकता लगातार। फिर उन्होंने पूछा था, प्रश्न कहा किया गया था कि क्या इसमें कोई शर्तें हैं। उन्होंने नहीं, बिना शर्त के ही हम हटा रहे हैं हमारे। तो यानी कि जो प्रतिबंध लगाया था सरकार ने उसी समय स्वीकार कर लिया था कि संघ प्रतिबंध लगाने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है इसमें कि प्रतिबंध लगाया जाए। ये शुद्ध रूप से भारत माता को इष्ट मान करके परम वैभवमुनेतु एतत् स्वराष्ट्रम, और भारत को परम वैभव पर ले जाने का और सारे समाज को संगठित करना, व्यक्ति निर्माण करना, इस प्रकार का संगठन है। तो इसलिए 10 वर्ष इसलिए लगे कि शायद संभवतः मोदी जी प्रधानमंत्री के बनने के बाद परिस्थितियाँ अनुकूल ही थी, कोई ऐसा था नहीं। वो स्वयं संघ के निकले हुए व्यक्ति हैं, प्रचारक हैं। आज उनको लगा कि चलो एक ठंडे बस्ते में फाइल पड़ी है, उसको निपटा दो, तो ऐसा निपटा दिया उन्होंने। जिस चीज को परषोत्तम जी संघ बहुत नॉर्मल सी चीज मान रहा है, उसको ऑपोजिशन काफी तूल दे रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये फैसला सरासर गलत है और बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने ये फैसला जिस समय लिया है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को संघ की विचारधारा के साथ जोड़ना। तो आपको लगता है कि ये फैसले से कोई असर ज्यादा देश में होगा? सरकारी कर्मचारी पहले भी जुड़े हुए थे या अब ज्यादा जुड़ेंगे? सरकारी कर्मचारी जिनको संघ समझ आ जाता है बाल्यकाल से, संघ तो बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक होता है, स्कूल की शिक्षा से ही उंगली पढ़कर लाते हैं शाखा में। तो जिसको समझ आ जाता है उसके लिए सरकारी कर्मचारी होना कोई बाधा नहीं बनता। वो अपनी वैचारिक कन्विक्शन होती है, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर होता है और वो अपना समय लगाता है। यहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूँ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में था, वहाँ से रिज़ाइन किया, प्रचारक निकला, फिर आकर सर्विस की, फिर एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुआ। इस सारे कालखंड में मैं काम करता रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर कभी भी कोई इस प्रकार का रूल्स हैं, लॉ है कि हाँ इसको नोटिफाई किया था, लेकिन कभी सरकार को भी नहीं लगा कि कर्मचारी, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक कर्मचारी होते हुए भी जो सरकारी काम उसके जिम्मे है उसके प्रति बड़ा न्यायप्रिय रहता है, जस्टिफाई करता है काम को। उसके बाद समय मिलता है तो बजाय को नकारात्मक काम करने के देश हित का काम करता है,
इसलिए कोई बंधन नहीं है, करते हैं संघ के। इस चीज पर वापस आएंगे कि आप खुद भी एक सरकारी अधिकारी थी और संघ के साथ भी चलते रहे। पवन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। जम्मू कश्मीर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में जहां की 2008 की एजिटेशन भी हुई, ऐसे भी पहले एजिटेशंस बहुत सारी होती रही। जब स्टेट मोर्चा बनाने की बात आई तब भी ये बात चली कि कहीं ना कहीं पीछे आरएसएस है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी डोमिनेंस रही नेताओं की, ऐसे में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने कहा, कि आइडियोलॉजी के हिसाब से जुड़े रहे संघ के साथ। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है ये, और वो खुलकर अब सरकार, ये जो संघ के कार्यक्रम है जैसे कि पथ संचालन हो गया, शस्त्र पूजन हो गया, या बाकी अन्य कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी। आप भाग ले, पहले भी जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा कि आपका वैचारिक जो था वो पहले भी जुड़े हुए थे। हाँ, इसमें एक नई चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी का कैडर इस समय जेलों में है, और कांग्रेस कह रही है कि आपने इसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया, तो आप जमात इस्लामी से भी हटाइए। भाई, जमात इस्लामी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेरर फंडिंग का काम करती है। जम्मू कश्मीर में उनका सारा कैडर जेलों में भरा पड़ा है। कश्मीर के भीतर उनके अलावा हड़ताल का कैलेंडर नहीं निकलता था। अलगाववादी जितने गुट थे उनके साथ मिले हुए थे। आप उनके साथ तुलना करके अपने आप को फिर उसी दिशा में ले आते हो कि पूरा दिन आप, ग्राफ आपका ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाते हो। बाकी रही जम्मू कश्मीर के अंदर की बात, मैं जमात इस्लामी का नाम इसलिए लिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। अब यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू डिवीज़न में सरकारी कर्मचारी जो हैं वो संघ की विचारधारा के हो सकते हैं। आपकी मेजॉरिटी में जो कर्मचारी हैं वो तो संघ की विचारधारा के है ही नहीं, वो तो दूसरी कम्युनिटी से हैं। जरूरी नहीं है कि एक सवाल और भी है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं, लेकिन वो संघ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रेशो कह सकते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों के लिए मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में जो आज का दिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस से जो सरकारी कर्मचारी है वो शाखाओं में जा सकते हैं, जहाँ उनकी, देखो, सिर्फ शाखा में जाना ही संघ का कार्यकर्ता होना नहीं है। बाल्यकाल से जो लोग संघ के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने वो कैंप किए हैं, वो चाहे बाद में शाखा में नहीं जाते हैं, किसी भी फील्ड आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी भी फील्ड में विचारधारा को उनके अंदर वो चीज होती है। और मैं मानता हूं कि अधिकांश जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे आपको मिलेंगे ना, वाइस चांसलर या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एचओडीज, वो कहीं ना कहीं बाल्यकाल से लेके युवा काल तक संघ के कैंपों का उनको अटेंड किया होगा, उनके साथ रहे होंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी बनने के बाद उन्होंने अटेंड नहीं किए होंगे, शाखा में नहीं किए होंगे, लेकिन वैचारिक जो उनके अपने आदान प्रदान विचार होते हैं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर। अच्छा पवन जी, इसके साथ जुड़ता ही मेरा एक और सवाल है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी तो वैसे भी जाते रहे हैं, चाहे ये ऑर्डर नहीं आया था इससे पहले भी, तो आपको लगता है केवल उनको एक खुली छूट या एक ऑर्डर आ गया कि वो जा सकते हैं, जाते तो रहे हैं पहले भी? अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहले हटा दिया था, उन्होंने कहा कि आ सकते हैं, आप जाइए, आपने अपने ऑफिस टाइम पे 8 बजे जाना है, 4 बजे आपको छुट्टी होनी है, आप 8 से लेकर 4 बजे तक आप वहाँ बैठ के सरकारी काम कर रहे हो। आप सुबह अगर 5 बजे शाखा में जाते हो तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? शाम को 8 बजे आप सबके परिवार किसी चिंतन में जाते हो, शिविर में जाते हो, तो क्या दिक्कत है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने पहले हटा दिया था, गुजरात ने भी हटा दिया था, राजस्थान में भी एक बार जो हट चुका है। लेकिन कहानी क्या है कि अब ये वोटों की राजनीति है, तो देश भर में इस समय जो स्थिति कांग्रेस या दूसरे दलों की है, वो अब एक से एक इनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कांवड़ियों के लिए फल के ऊपर वो है, उसे लेकर अभी उधर से उभरे नहीं थे तो दूसरा ये एक और बम उनके ऊपर आके गिर गया, अब उसे और ज़्यादा तिलमिला गए हैं। और आज आप बयानबाजी देखिए कि इस स्तर पे बयानबाजी हो रही है, ऐसे ऐसे लोग क्या क्या चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। अब हेडगेवार जी को इनके साथ मिला रहे हो जिन्होंने कभी देश हित के बारे में, वो लोग जो यहाँ से कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए, वहां पर जाके उन्होंने हिंदुस्तान के बांटने की बात कही, जोड़ने की तो कभी बात ही नहीं कही थी। पुरुषोत्तम जी, आप पर वापस आते हैं। आप एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं और आप उस दौरान भी संघ के साथ जुड़े रहे हैं, आइडियोलॉजी के साथ। कभी आपको अपनी सर्विस के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आई। मैं समझता हूँ ये कागज़ में 2 लाइनें जो लिखी थी कहीं गौण होकर पड़ी रही,
मुझे तो कहीं भी किसी भी कॉर्नर से नहीं आया। उल्टा जब मैं अपना काम पूरा करके रखता था तो मुझे ध्यान में आता है कि कई कमिश्नर सेक्रेटरी बाद में मुझसे बात करते थे कि क्या आप संघ के स्वयंसेवक हैं? मैं जी हाँ, आपको किसे पता लगा? आपकी वर्किंग से पता चला। अच्छा। एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है, एक भी फाइल में हुशमुश नहीं है, सब डायरेक्ट सबमिट हो रही हैं, टाइमली हो रही हैं। मैंने कहा संघ में यही सीखा है कि योगा की सब बात करते हैं, योगा सुकर्म कौशलम, संघ में यही सिखाया जाता है कि प्रत्येक काम योग है और राष्ट्रहित में करना है, तो हम करते रहे। किसी से तरह का संकट नहीं आया। मेरे बहुत सारे कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के बाहर के भी रहे, या मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर घाटी के मुस्लिम बंधु भी रहे, लेकिन वो मिसाल देते थे कि हाँ बस संघ के लोग कैसे होते हैं। तो इसलिए कभी कोई संकट नहीं आया। शायद 2014 से पहले की सारी बात आप बता रहे हैं। आप तो हाँ बिल्कुल 2011 में तो मैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा विश्वास। अच्छा, दूसरा पुरुषोत्तम जी, एक बहुत बड़ा और भी जब से ये ऑर्डर आया है 9 जुलाई के बाद, कई समाचार पत्रों में ये भी छपा और कई अलग अलग जगह मैं सुन रहा था कि मोदी सरकार ने आखिर 10 साल क्यों लगाए, और उसका कारण ये है कि शायद अब मोदी सरकार संघ के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले वो जो जेपी नड्डा जी का बयान भी था ना, उससे लेकर आपको कि क्या संघ के लगता साथ है नाराजगी चल रही है? क्योंकि संघ आइडियोलॉजी से आप हैं और आप इस पे अपनी बात रख सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा सरकारी आदेश जो बिल्कुल अर्थहीन था, निरर्थक था, सरकार ने उस समय 1986 में जो भी सरकार सत्ता में थी उन्होंने लगाया अपना प्रभुत्व साबित करने के लिए, और वो साधारण एक ऑर्डर से उसको स्क्रैप कर दिया। कोई बड़ा फैसला नहीं है, स्क्रैप कर दिया। इससे कोई मोदी सरकार या संघ, दूरियां कब थी? मोदी जी ने जब से भाजपा के या एक श्रेष्ठ अधिकारी के नाते, कार्यकर्ता के नाते उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है, कभी भी उन्हें ऐसा कार्य उनके हाथ से नहीं हुआ जो देश के विरुद्ध हो। देश हित है तो देश के हित में कार्य करने वाला आदमी यदि वो भाजपा में है या किसी और संघ को वो प्यारा है, जो देश का हित नहीं करता वो कहीं भी वो प्यारा कहीं नहीं मोदी जी संघ को ज्यादा खुश तो नहीं कर रहे हैं ऐसे? ऐसा लग रहा है संघ इन बातों से थोड़ी नाराजगी चल रही थी पीछे काफी। कोई नाराजगी नहीं थी। संघ कहीं इन बातों से खुश नहीं होता है। संघ का स्वयंसेवक या संघ का प्रचारक या संघ का कार्यकर्ता बस इस बात से खुश होता है कि अधिक से अधिक समाज जो है वो संघ की शाखों में आकर देशभक्त बन रहा है। तो जाहिर सी बात है अब अधिक से संख्या में लोग आएंगे ना, तो आपको लगता है एक और चीज इसी में ऐड होता क्वेश्चन है कि क्या अब जबकि ओपन हो गया कि चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है चाहे निजी कर्मचारी है वो अब आ सकता है, तो अब आपको लगता है संघ के साथ जुड़ने लोग ज्यादा खुलकर आएंगे और कुछ नंबर बढ़ेगा संघ के? ऐसा है, इन सरकारी ऑर्डरों से संघ का काम कम ज्यादा नहीं होने वाला है। संघ का कार्य, आपको एक मिसाल देता हूँ, 1947 में जब विभाजन हुआ जी, विभाजन के बाद संघ की शाखाओं में बहुत संख्या बढ़ी, 100 150 संख्या आने लगी स्वयंसेवकों की। सब कहने लगे कार्य बढ़ गया। वो असल में कार्य नहीं बढ़ रहा था, वो आम आदमी के अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना थी कि मैं एक सामूहिक समूह में रहूँगा, सिक्योर रहूँगा, सिक्योरिटी की भावना के कारण आया। संघ उनको समझ नहीं आया। तो संघ के उस समय जो 1948 में आदि सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर जी, उनसे किसी ने कहा तो गुरुजी संघ का काम बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने कहा ये कार्य नहीं बढ़ रहा, ये विभाजन की परिस्थितियों के कारण सूजन बढ़ रही है। जैसे ही लोगों के अंदर ये भाव आएगा कि हम सेटल हो गए, वही हुआ। जैसे ही लोग जो शरणार्थी थे अपने आप सेटल हो गए और वो सारा हो गया। इसकी मिसाल मैं अब यहाँ नहीं देना नहीं चाहता, हमारे जम्मू कश्मीर में हुई थी, आपने जो पहले मुझे जिक्र किया था। तो ये सूजन जो होती है ना, अब जो कर्मचारी आते हैं वो आते हैं। संघ का काम बहुत कठिन है। सारे विश्व भर में एकमात्र ऐसा संगठन है कि जो निरंतर पिछले 100 वर्षों से रोज 1 घंटा एक स्थान पर एक ही उद्देश्य लेकर, एक ही प्रार्थना लेकर, एक ही खेलों को लेकर निरंतर चल रहा है। बहुत कठिन है निरंतर। संघ अपने आप को सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कहते हैं। एक चीज मैं आपसे इसमें और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा इससे हटकर चाहे, है कि आज के समाज में जहां एक सोशल मीडिया का दौर आ गया है, आज बीजेपी का अगर किसी को कार्यकर्ता बनना है राजनीतिक पार्टी का, तो वो एक मात्र ऑनलाइन फॉर्म बन के बन गया, चाहे वो बीजेपी की बैठक में जाए या नहीं जाए। क्या संघ भी ऑनलाइन ज्यादा लोगों को जोड़ रहा है या आज भी लोग फिजिकली जुड़ रहे हैं? संघ की एक धारणा है, संघ की शाखा में जो आएगा, संघ की शाखा में नियमित जो आएगा, संघ के ध्वज के आगे प्रार्थना करेगा, प्रणाम करेगा, वहाँ खेलेगा, सुभाषित अमृत में बोलेगा, वो संघ का स्वयंसेवक है। और एक बार आ गया
तो हम जो मानते हैं वंश से स्वयंसेवक इज ऑलवेज ए स्वयंसेवक, अब वो हमेशा के लिए स्वयंसेवक है। अब हमारा बाकी जो वहाँ स्वयंसेवक है उनका दायित्व है कि आत्मीयता और स्नेह के कारण उसको बांध कर रखें, और धीरे धीरे आज वो स्वयंसेवक, कल वो कार्यकर्ता बनेगा और अपने जैसे और स्वयंसेवक निर्माण करेगा। इसके लिए मैं एक सवाल करूंगा दीपक के साथ भी, आपके साथ, कि जैसे आरएसएस भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है कि आरएसएस के संगठन के लोग कुछ भाजपा के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी संघ के वहाँ थे, तमाम स्टेटों में उन्होंने काम किया है संघ के विचार के लिए, विस्तार के लिए। तो उसी तरह कांग्रेस का सेवा दल है, कांग्रेस का सेवा दल भी हर राज्य में है, वहाँ पर भी उनके पदाधिकारी हैं। क्या कांग्रेस के सेवा दल में ऐसा कहीं है लिखा हुआ कि आपका जो सदस्य है कांग्रेस सेवा दल का वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो संघ को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? तो उसके ऊपर संघ के जो विचारक आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं? मैं भाई साहब इसमें एक विषय थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। कांग्रेस और कांग्रेस का सेवा दल ये ऐसे ही है जैसे कांग्रेस की दरियां बिछाने वाला कोई संगठन। संघ भाजपा की दरियां बिछाने वाला संगठन नहीं है। संघ शुद्ध रूप से भारतवर्ष के समाज को व्यक्ति निर्माण करके भारत को परम भय पर ले वाली शक्ति है। ये किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है। इसमें सेवा दल में और स्वयंसेवक संघ में अंतर है। वो केवल अपने संगठन की, राजनीतिक संगठन की एक युवा इकाई के रूप में या सेवा के रूप में काम करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए संघ की भट्टी से निकले हुए पिछले 100 वर्षों में स्वयंसेवक, क्योंकि 100 वर्ष बहुत होते हैं, एक आयु होती है, वो केवल भाजपा में नहीं है। तो संघ द्वारा चलाए गए अनेक संगठन, 42 संगठन हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, सेवा भारती है, वनवासी कल्याण आश्रम है, भारतीय शिक्षा समिति है, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, ऐसे 42 संगठन हैं। तो संघ की 100 वर्ष की इस भट्टी में से जितने भी स्वयंसेवक निकले, अब उनकी आयु हो गई है, वो कहीं ना कहीं संगठनों के अंदर, कोई विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष का, कोई इस प्रकार सब जगह पर है। तो जाने जाने में व्यक्ति है, व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, कुछ लोगों की राजनीतिक रुचि होती है, वो भाजपा में जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए सेवा दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी मैं कोई तुलना नहीं करता, वो एक उनका। अच्छा एक चीज़ है पुरुषोत्तम जी, लोग चाहे ये कहते हैं या संगठन ये कहता है, संघ ये कहता है कि संघ एक विचारधारा है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश में बहुत सारे लोगों ने अपनाई है। मगर दूसरी ओर ये भी सबको जग जाहिर है कि संघ की सोच ही बीजेपी की जो पॉलिटिकल सोच है वो संघ से आती है, संघ पेरेंट बॉडी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है संगठन मजबूत होगा, संघ मजबूत होगा तो बीजेपी मजबूत होगी? ये आपने ठीक कहा। मैंने पहले स्पष्ट किया कि संघ केवल बीजेपी नहीं, 42 ऐसे संगठन हैं जो संघ को अपना मातृ संगठन मानते हैं। वो समझते हैं कि हम उस भट्टी में निकल कर रहे हैं। वो हाँ अपना कार्य करते करते ये ध्यान में रखते हैं कि संघ का मूल विचार है भारत माता का पूजन, भारत माता की जय करने वाले लोग निर्माण हो, ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे निर्माण हो। तो ऐसे सब लोग वहाँ निर्माण होते हैं। इसलिए आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि ऐसे सब लोग लगे हुए हैं संघ का कार्य करने। तो मतलब सरकार बनाने के लिए तो बीजेपी ही चाहिए ना, बाकी जो आपके 42 संगठन है वो तो पॉलिटिकल नहीं है। नहीं, ये भी ठीक है कि राजनीतिक दल जो है उसका तो जो एक जिस कहते हैं मापदंड क्या है। अब विद्यार्थी परिषद का मापदंड है कि उसकी कितनी कॉलेज में इकाइयाँ हैं। विश्व हिंदू परिषद का मापदंड है कि कितने उसके सत्संग जहाँ हनुमान चालीसा चल। भाजपा का राजनीतिक दल उसका यही मापदंड है कि कितने राज्यों में उसकी सरकार है, कितने उसके एमएलए हैं, कितने उसके सांसद हैं, केंद्र में उसकी सरकार। उसका विषय वही है, उसकी चौखट है, हर की चौखट अलग अलग है। आने वाले दिनों में क्या मोदी सरकार जो इस तरह के कोई ऐसे ऑर्डर्स जिनको लोग भूल चुके थे या संगठन भी भूल चुका था, छोटे मोटे और भी कुछ ऐसे आने वाले हैं जिनसे लगता है कि कोई कहीं ना कहीं एक संघ और बीजेपी में जुड़ाव बढ़ेगा और संघ मजबूत होगा, तो आपने तो मानना कि बीजेपी मजबूत होगी। तो आने वाले दिनों में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो इस बार कुछ सीटें कम मिली हैं उसका असर तो कुछ पड़ा है। ये जो स्वभाव है ना मनुष्य का, मैं समझता हूँ कि जो भारत की संस्कृति है तो मूल स्वभाव हम लोग समझें। मूल स्वभाव हमारा भावनाओं के ऊपर चलता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जाकी रही भावना जैसे प्रभु देखी तिन मूरत ऐसे। तो हमारी जो भावनाएं हैं वो बड़ी जल्दी भटकती हैं हमारे समाज की। ये मेरी बिरादरी का आदमी है, ये मेरी जाति का आदमी है,
इस भाव से जब समाज चिंतन करता है तो वो सांस्कृतिक दृष्टि से समाज जागा हुआ है, सामाजिक दृष्टि से भी थोड़ा जागरूक हो, राजनीतिक दृष्टि से अभी भी जागा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं और वो अपने मत का वैसे प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सारा घटनाक्रम। मैं एक सवाल फिर वापस जम्मू कश्मीर पे आ रहा हूँ कि बम बम बोले की जो एजिटेशन जम्मू कश्मीर में हुई थी, वो एक प्लेटफॉर्म मिला था उस समय बीजेपी को जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस समय जो हालात बने थे उसमें संघ का बहुत बड़ा रोल था लोगों को जगाने का, लोगों तक वो मुद्दा पहुंचाने का, वो चाहे लोग पाडर तक हों, किश्तवाड़ तक हों या दूर दराज के इलाकों में बैठे हों। उसके बाद ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर में एक एज मिला था और 25 MLA इनके जीत के आए थे। आज भी जम्मू कश्मीर में 2 MP तो बीजेपी के जीत चुके हैं, एक जगह तो कश्मीर को तो छोड़िए रजौरी पुंछ में तो सरेंडर हो गया। अब अगर अभी की स्थिति हम देखते हैं तो संघ का भाजपा को जम्मू कश्मीर में और मजबूत करने का क्या इनकी नीति होगी, क्या इस पर आप विचार रख सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये तो ठीक है कि 2008 के आंदोलन में संघ की एक भूमिका रही और संघ ने जम्मू रीजन के सारे देशभक्त समाज को सड़कों पर लाया, जरूरी था उस समय, नहीं तो जो एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट रहती है वो एक जागृति नहीं आती समाज के अंदर, समाज पिसता रहता है। ऐसे ही हुआ, उसका असर भी हुआ, लोगों को जागृति आई और लोगों ने चुनाव में अपने मत का प्रयोग ठीक से किया और अपनी मर्जी के लोगों को चुना। अब ये जो सीधा सीधा प्रश्न है कि राजनीति में क्या, तो मैं समझता हूँ संघ की ओर से इस बात की कोई अभी तक चर्चा नहीं कि क्या करना है, कुछ ऐसा नहीं है। वो राजनीतिक दल वाले निर्णय लेते हैं, करते हैं। संघ का काम है केवल शाखा चलाना, संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करता है। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी थी ना कि उस समय जब चुनाव हो रहे थे, जब एक लहर चली थी जम्मू स्टेट मोर्चा, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देना, और इसे लेकर हरिद्वार तमाम जगहों के ऊपर संघ से जुड़े हुए ही कार्यकर्ताओं ने जो अलग अलग शाखाओं से थे उन्होंने इसके ऊपर चिंतन मंथन भी किया था कि जम्मू को एक अलग राज्य बना दिया जाए। हालांकि अब तो ड्यूटी बन चुकी है, अब तो वो सवाल जो है वो बहुत ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन क्या कभी भी संघ के विचार में ऐसा रहा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए? नहीं भाई साहब, संघ ऐसा कभी विचार करता नहीं। भाई राज्य का ये पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाली बात है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां और सरकार निर्णय करती है जो केंद्र में है कैसे क्या करना है। संघ केवल यही निर्णय करता है कि हमने अपने संघ की शाखाओं को कितना बढ़ाना है। और राजनीतिक दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है, जैसे लोकसभा चुनाव हुए तो संघ कहीं 5 वर्षों में 4 वर्ष और 350 दिन तो केवल संघ जो अपना कार्य वो करता है, लेकिन लोकतंत्र का जो पर्व है उससे मुंह नहीं मुड़ा जाता। इसलिए 10-15 दिन लोगों को ये बात तो जरूर हम बताते हैं, भाई राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की शांति के लिए क्या उचित रहेगा इसका ध्यान। हम वोट की पार्टी की बात नहीं करते, झंडा डंडा लिए बगैर बात करेंगे। ये बात जरूर करेंगे एज ए स्वयंसेवक के नाते राष्ट्र के प्रति वो भी कर्तव्य है हमारा कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी प्रकार अपने लिए कोई व्यवस्था बनाती है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं वो एक कोरिया में है चंगमोंग, वो तानाशाही है सब जगह। तो लोकतंत्र के अंदर हमारा ये दायित्व बनता है, अधिकार तो है, दायित्व भी है कि हम अपने समाज को जागरूक करें, वो ठीक दिशा में सोचें, उनके लोकमत का परिष्कार करें, परिष्कृत करें उनको। ये भी हमारा कर्तव्य है। गौतम जी, आरएसएस की क्या सोच है इसको लेकर कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा जल्द मिलना चाहिए? जो मैंने बताया कि पॉलिटिकल बातों में आरएसएस नहीं, ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है, तो आम स्वयंसेवक भी सोच सकता है कि राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसा है, राज्य का दर्जा, यूटी देना, ये सब जो है ये केंद्र और पॉलिटिकल पार्टियों का आपका निर्णय रहता है। पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी जम्मू संभाग में बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। इसके ऊपर क्या मुझे लगता है कि एक तो जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है उसके अंदर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं जी। वो अपने वहाँ की जनता को भी गुमराह करने के लिए, और दूसरा एक वो दबाव बनाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति निर्माण करें कि बौखलाहट में सरकार कोई ऐसा उल्टा सीधा निर्णय ले और जिसके कारण उनको एज मिल जाए कि हाँ देखो हमने क्या किया। इसलिए वो उन्होंने अच्छे ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक नागरिक के नाते भी, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते,
कि यदि हम उनकी इन छुटपुट घटनाओं के कारण चुनाव नहीं करवाते तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए उनके मनोबल को परास्त करने के लिए और राष्ट्रवादी ताकतों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए मुझे लगता है चुनाव अनिवार्य है, चुनाव करवाना चाहिए। तो आपको लगता है कि चुनाव होंगे तो आरएसएस जिस तरह हर चुनावों में आपने कहा कि बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करता है, संघ अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि चुनाव होंगे तो वापस लोगों को एक बार जागरूक किया जाए, ऐसा बड़ी संख्या में वोट कीजिए? ऐसा जैसे मैंने बताया कि वो हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि हमें वो सब काम करना है देश हित में, राष्ट्र हित में। वो विशेष कोई चुनाव आएगा उस समय करना है वो आवश्यक नहीं है। हम संघ की शाखा में करते हैं कि हमें देश हित के लिए सब काम करने हैं, देश के विरुद्ध में कुछ काम नहीं करना है, देश के ऐसा कोई आघात नहीं करना देश के लिए। तो इसलिए कोई विशेष कोई योजना बनेगी कि काम करना, ऐसा नहीं। वो राजनीतिक दल करते हैं। अली पवन जी, आपसे सवाल, क्योंकि आप पत्रकार हैं, पुरुषोत्तम जी तो कुछ सवालों से शायद नहीं जवाब देते, आप दे सकते हैं कि आरएसएस के साथ सरकारी कर्मचारी अगर जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में सामने जुड़ते हैं तो चुनावों में कितना लाभ होगा बीजेपी को इसका? जाहिर सी बात है कि जब आपका कैडर बढ़ेगा तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें एक चीज और है। जैसा आप कहते हैं कि संघ एक विचारधारा है, संघ एक अनुशासन का एक सिंबल है। आपको वहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं जो आपकी लाइफ में ताउम्र काम आती हैं। आपको उसके ऊपर कितना अमल करता है कितना नहीं करता वो व्यक्तिगत उस पर रहता है कि वो क्या उसके करता है। हाँ, लेकिन इस फैसले से जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, बनी बसोली, बिलावर और जोरी पुंछ, वहाँ का जो संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जो सरकारी कर्मचारी है, जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सत्ताएं पहले रही उन्होंने हमेशा इन लोगों को दबा के रखा। अब वो, क्योंकि मुझे पता है 2008 के एजिटेशन के बाद जो कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे उनके साथ क्या क्या हुआ था, जो प्रोटेस्ट में जाते थे उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो अभी तक केस लड़ रहे हैं, वो अभी तक बेचारे परेशान हैं। अब उन लोगों को एक राहत मिलेगी कि वो किसी भी संघ के कार्यक्रम में जब चुनाव होते हैं तो वो दावे से कह सकते हैं कि हम संघ के हैं लेकिन हम चाहते हैं कि देश हित के लिए इस पार्टी को वोट दीजिए। मैं इसलिए इस मीटिंग या इस जलसे को कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली जलसा नहीं कर रहा हूँ, मैं संघ का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं बतौर अश्विनी शर्मा या पवन शर्मा, मैं टीचर हूँ, मैं इसलिए इस गांव में आया हूँ कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं मानना है कि जो देश हित के लिए पार्टी काम कर सकती है, जिसको आपको लगता है कि आपके राम मंदिर निर्माण में जिसकी भूमिका हो सकती है या जितने भी हिंदुओं के धार्मिक कार्य हैं उसमें वो शामिल हो सकते हैं, तो आप वो ध्यान में रखिए। तो वो एक मैसेज आएगा इनडायरेक्टली, लेकिन वो काम होगा उस पार्टी का जिस पार्टी को वोट देने हैं, लेकिन इससे लाभ मिलेगा जरूर, और कैडर भी बढ़ेगा, इसमें कोई नहीं है, कैडर भी बढ़ेगा। और जो लोग पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में खास करके जो पिछली सरकारों के समय सताए हुए थे कर्मचारी, जो खुल के नहीं आते थे, अब वो खुल के सामने आएंगे, संघ की शाखाएं भी लगेंगी, वहां पर चिंतन शिविर भी होंगे, कैंप भी लगेंगे। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, कहते हुए कि कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम जी की और आपकी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक है वो हर काम राष्ट्र हित में करता है, चाहे फिर वो कोई फैसले बीजेपी के हित में ले या ना ले। मगर सरकारी कर्मचारियों का खुलकर संघ के एक्टिविटीज में शामिल होना कहीं ना कहीं, चाहे संघ के लिए छोटा फैसला हो सकता है, मगर बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी भारत में कम नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार और वो लोग अगर खुलकर संघ की शाखाओं में जाएंगे तो कहीं जब चुनाव आएगा बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा ही। तो आज ये चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करिए। और हमारी मोटिवेशन तभी होती है जब आप हमारे कार्यक्रमों को आगे शेयर भी सोशल मीडिया पे करते हैं। बहुत धन्यवाद।